नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के YouTube चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6वीं 7वीं शताब्दी के दौरान छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के बारे में। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण वंश, चाहे हम छत्तीसगढ़ के स्वर्णकाल की बात करें, इसी राजवंश से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में हम पुरातात्विक की सर्वोच्च उपलब्धियों की बात करें, इसी राजवंश से संबंधित है। तो ऐसी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जिसके कारण ये पांडुवंश, सिरपुर का, जिसे हम सोमवंश के नाम से भी जानते हैं, ये अपनी प्रसिद्धि बनाए रखता है। तो आइए बिना देर किए अविलंब आरंभ करते हैं इस राजवंश के बारे में जानना। तो सोमवंश या पांडुवंश, अगर हम इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक था साहब इसका इंद्रबल। अपनी आप में एक योग्य व्यक्तित्व, एक राजसी व्यक्तित्व, एक ऐसा राजसी व्यक्तित्व जिसने सामंत की पदवी से एक राजा तक का सफर तय किया। जी हां साथियों, इसके बारे में आपको याद दिला दे बहरहाल कि जब हम पिछले अध्याय में यानी पिछले वीडियो में जब हम शरभपुरी राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में? शरभपुरी राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब हम इसके अंतिम दो शासकों का जिक्र करते हैं, जिसमें एक नाम आता है हमारे पास सुदेवराज, ये सेकेंड लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, शरभपुरी डायनेस्टी का था। और इसके बाद प्रवरराज द्वितीय। तो इनसे इनका संबंध कुछ इस प्रकार रहा कि सुदेवराज के समय में ये जो इंद्रबल है, ये सुदेवराज का एक सामंत हुआ करता था। क्या था जी? ये सामंत हुआ करता था। और सामंत ऐसा वैसा नहीं, सामंत विश्वसनीय सामंत था। ये ऐसा विश्वसनीय सामंत कि इस इंद्रबल का विवाह सुदेवराज के काल में ही शरभपुरी कन्या से किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इंद्रबल जो है इस राजवंश का दामाद भी था और यहां का वो सामंत भी था। इतना विश्वसनीय था, इतना ज्यादा इसकी शरभपुरी राजवंश के निर्णयों में इसका इतना दखलंदाजी होता था कि राजकाज और जो भी राजनीतिक मंत्रणाएं हैं सुदेवराज के समय इंद्रबल से प्राप्त की जाती थी, सुदेवराज के द्वारा। ठीक है, बहरहाल सब कुछ अच्छा चलता रहा। कालांतर में सुदेवराज की मृत्यु हुई और अगला उत्तराधिकारी कौन बना? प्रवरराज द्वितीय। अब प्रवरराज द्वितीय की बात करें तो ये एक सर्वथा अयोग्य शासक था, मतलब इसमें राजकाज की क्षमताएं उतनी ज्यादा नहीं थी। इंद्रबल में इसके बनिस्बत ज्यादा थी। इंद्रबल ने भी मौका देखा कि एक, कहना चाहिए, एक समृद्धशाली राजवंश की बागडोर जब एक अयोग्य हाथों में जाती है तो योग्य लोगों को ये बातें नहीं पसंद आती हैं। और इतिहास के कई पन्नों में हमने ऐसा देखा है, कई राजवंश में ऐसा देखा है कि सामंतों ने अयोग्य शासकों को मार के वहां के राजकुल का, वहां के सिंहासन का बलात् अपहरण किया है। ठीक है, बलात्कार किया है। तो ठीक वही चीज इंद्रबल ने भी किया। इंद्रबल ने प्रवरराज की हत्या कर दी और राज सिंहासन पर बैठ गया, राज तिलक हुआ और इसने यहां सिरपुर में एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे हम पांडुवंश या सोमवंश के नाम से जानते हैं। यह 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास यह वंश जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, तो यहां ये हुई पृष्ठभूमि, ये हुई प्रस्तावना पांडुवंश के स्थापना की। अब इसके बाद आइए हम जानते हैं पांडुवंश के बारे में। इधर की चीजें मिटका देता हूं, ये तो समझ में आ गई होंगी आपको, उम्मीद है, और नहीं आई होंगी तो कोई टेंशन नहीं है, कमेंट में डाल दीजिएगा, आपके संदेह को दूर किया जाएगा। देखिए, अब संस्थापक हुए इंद्रबल। अच्छा, इंद्रबल के पिताजी का नाम था उदयन। भाई साहब, जो भी संस्थापक होता है, संस्थापक के पहले जितनी पीढ़ियों का हमें ज्ञान होता है, तो ज्ञात जो सबसे प्रथम व्यक्ति होगा, ठीक है, उसको हम आदि पुरुष के नाम से जानते हैं, उस राजवंश के
आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। तो इस राजवंश का आदि पुरुष कौन हुआ, यानी इस वंश का सबसे पहला ज्ञात व्यक्ति कौन हुआ, यह था आदि पुरुष उदयन। इसके बारे में जानकारी साहब हमको कालंजर अभिलेख से मिलती है। कालंजर अभिलेख से हमको उदयन के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। बहरहाल संस्थापक महोदय के बारे में बात करें, संस्थापक महोदय यानी इंद्रबल के 4 सुपुत्र हुए। 4 में योग्य तो एक ही हुआ। पहला था नन्नराज प्रथम, नन्नराज प्रथम। फिर था इसके पश्चात सुरबल, नहीं इसके बाद था ईशान देव, इसके पश्चात था सुरबल, देन भवदेव। महत्वपूर्ण हुआ आपका केवल एक, नन्नराज प्रथम। क्यों? इसके पीछे कारण है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस वंश को आगे बढ़ाया नन्नराज ने। बाकी ईशान देव की बात करें, सुरबल को देखें, भवदेव को देखें, भाई साहब इनके आगे इनके उत्तराधिकारी हुए नहीं, या हुए भी होंगे तो हमें उसकी प्रॉपर जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे केवल नन्नराज के बारे में। अब देखिए, नन्नराज के 2 बेटे हुए। एक बेटा हुआ महाशिवगुप्त तीवरदेव, महाशिवगुप्त तीवरदेव। ठीक है, महाशिवगुप्त तीवरदेव का बेटा हुआ नन्नराज द्वितीय, नन्नराज द्वितीय। देन इसके बाद हम बात करें नन्नराज के दूसरे बेटे की। पहला तो हुआ कौन? पहला हुआ महाशिवगुप्त तीवरदेव, दूसरा हुआ चंद्रगुप्त, इसका बेटा हुआ हर्षगुप्त, इसका बेटा हुआ महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन इसका पुत्र हुआ। और इनके आगे तो आपको मालूम ही है कि किसी का राजवंश, किसी का वंश आगे बढ़ा नहीं, तो हमें सिर्फ यहीं तक सीमित रहना है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ने का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब एक एक करके इनकी जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो देखिए, नन्नराज के 2 बेटे महाशिवगुप्त तीवरदेव और चंद्रगुप्त। बहरहाल सबसे पहले बात करें महाशिवगुप्त तीवरदेव की, तो महाशिवगुप्त तीवरदेव के बारे में बता दूं, इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि धारण की इसने? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। महाशिवगुप्त तीवरदेव ने सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की? महाशिवगुप्त तीवरदेव ने धारण की। यही नहीं, उपाधि ही सिर्फ नहीं धारण किया, इसने पूरे पांडुवंश के साम्राज्य को विस्तृत भी किया। इसने उड़ीसा के राजाओं को भी जीता और उड़ीसा तक अपनी सीमा का विस्तार किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है महाशिवगुप्त तीवरदेव। उपाधि उसने धारण की सकल कोसलाधिपति। मतलब होता है भाई साहब, सकल का मतलब पूर्ण, थोबड़े पे ना जाना। सकल मतलब पूर्ण, कोसल मतलब ये प्रांत, अधिपति यानी राजा, मतलब संपूर्ण कोसल का राजा। उपाधि क्या धारण करता है? संपूर्ण कोसल का राजा कहलाता है महाशिवगुप्त तीवरदेव। देन इसका बेटा हुआ नन्नराज द्वितीय। नन्नराज द्वितीय ने उपाधि धारण की कौशल मंडलाधिपति। कौशल मंडलाधिपति कहने का तात्पर्य कौशल मंडल, मंडल यानी सब जानते हैं। ठीक है, तो कौशल मंडल का अधिपति, इसका मतलब इस समय कौशल एक मंडल के रूप में था, चाहे जिसके अधीन रहा हो। तो कौशल एक मंडल है, उसका अधिपति हो गया कौन? नन्नराज द्वितीय। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं इस क्रम के राजाओं के बारे में, जिसमें
चर्चा करेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त की। इसने कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए, ठीक है। हां, अपने बेटे का विवाह करवाया था इसने मौखरी वंशीय शासक सूर्य वर्मा की पुत्री वसाटा देवी से। किसका? इसका पुत्र कौन है? हर्ष। हर्ष का विवाह कराया गया मौखरी वंश की कन्या वसाटा देवी से, जो थी मौखरी वंशीय शासक सूर्यवर्मन की पुत्री। तो साथियों, पांडु वंश के इतिहास को जानने का यहां तक का क्रम इस वीडियो में समाप्त होता है। आगे की जानकारी यानी जो चंद्रगुप्त और उसके पुत्रों सुपुत्रों की जानकारी है, तो इसकी जानकारी हम लेते हैं अगले वीडियो में। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, जाइएगा नहीं कहीं, क्लिक कीजिए अगला वीडियो।